गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वीडियो का पेपर हल करने वाले हैं जो कि पेपर कोड 106 ए रहने वाला है। साथियों, ये वीडियो प्री के पेपर हैं। वीडियो प्री के 4 पेपर हुए थे, इनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है लाइक कर कमेंट करके हमें बताएं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो भी आप सोशल मीडिया सोर्स यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? झांझ। झांझ वाद्य यंत्र जो है कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मैं साथियों आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो हमने कल क्वेश्चन वीडियो के एंड में आपसे पूछा था, उसको हम वीडियो के एंड में ही डिस्कस कर लेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा वीडियो के एंड में, वो आपको जवाब उसका कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना होगा। लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चार बेत यहाँ पर पूछना चाहता है। चार बेत को नाम लेते ही आपको ध्यान आना चाहिए टोंक। टोंक से संबंधित है चार बेत। कहाँ से संबंधित हो जाएगा? टोंक से संबंधित हो जाएगा चार बेत। लोकनाट्य सॉरी साथियों, चार बेत जो है टोंक से संबंधित हो जाएगा। अन्य देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य हमसे पूछना चाहता है, युगल नृत्य कौन सा है? तो युगल नृत्य का नाम लेते ही आपको शंकरिया नृत्य ध्यान आना चाहिए। शंकर इसमें ऑप्शंस में शंकरिया नृत्य हो जाएगा, तो शंकरिया नृत्य ध्यान आना चाहिए। शंकरिया नृत्य जो है युगल नृत्य है साथियों। कौन सा है? युगल नृत्य है। इसके अलावा जो ये शंकरिया नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति का है। किसका है? कालबेलिया जनजाति का ये नृत्य है। कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के कुछ अन्य नृत्य, एक आपको एग्जाम में काफ़ी बार जो आता है इंडोनी नृत्य पूछा जाता है। पनिहारी नृत्य जो है साथियों वो पूछा जाता है। इंडोनी है, पनिहारी है, शंकरिया है। उसका ना एक बाईपास आप ट्रिक ध्यान रख लेना। बाईपास ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे ना तो आपके लगभग वो इनके इतने ही हैं, 4 से 5 है, वो लगभग उसमें आ जाएंगे। बाईपास ध्यान रख लेना। इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे अब संडे को मैं आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लेकर आने वाला हूँ। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसका मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। फ्लैगशिप योजनाएं उसके अंदर हम करेंगे। आपको क्या करना है? फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है, पहले पढ़ लेना जितनी है। उसके ऊपर जो हम 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 के आसपास जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे करंट अफेयर के फ्लैगशिप योजनाओं के। तो मैं आपको यह कहूँगा कि आपके पास कल का समय है तो फ्लैगशिप योजनाएं आप जरूर पढ़ लें। और फिर आप वो क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपकी जो योजनाएं है ना, वो तो फ्लैगशिप योजनाएं तो आपकी कवर हो जाएगी। और ये मानिए कि फ्लैगशिप योजनाओं से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। राज सिंह फर्स्ट शासक दे रखा है, चित्रकला दे रखी है, शैली दे रखी है और सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछना चाहता है। तो राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा के अंदर है। अनूप सिंह बीकानेर हो जाएगा। सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है। राज सिंह नाथद्वारा से है, अनूप सिंह बीकानेर में और सावंत सिंह किशनगढ़, ये सही हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन के लिए राइट विजय सिंह देवगढ़ दे रखा है जो कि गलत असुमेलित है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गलत क्यों है। देवगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको ध्यान आना चाहिए यहाँ पर। एक तो 1680 के अंदर, कब? 1680 के अंदर द्वारिकादास चुंडावत, द्वारिकादास चुंडावत नाम आपको ध्यान आना चाहिए। ये क्या है? इनके समय में प्रारंभ होती है। किनके समय में? द्वारिकादास चुंडावत के समय में 1680 में देवगढ़ जो चित्रकला शैली है वो प्रारंभ होती है द्वारिकादास चुंडावत के कार्यकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमसे पूछना चाहता है, निम्न में से यदि हम लूनी नदी के किनारे से इसके उद्गम से अंत की ओर यात्रा करते हैं तो हमें इसकी यात्रा यानी इनके सहायक नदियों का कौन सा क्रम मिलेगा? कौन सा क्रम मिलेगा? अगर हम इसके उद्गम स्थल से चलते हैं तो आपको एक चीज़ और पॉइंट ध्यान यहाँ पर ये आना चाहिए कि उद्गम से अगर हम चलते हैं ना साथियों तो सबसे पहले गुहिया नदी आएगी। कौन सी नदी आती है? उद्गम से चलते ही पहले गुहिया आएगी। इसमें गुहिया दे रखा है 4 नंबर पर। जिसमें 4 नंबर है वो ऑप्शन पहले देख लीजिए। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये 2 ऑप्शन तो आप कट ही कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो देखेंगे कौन सी नदी आएगी 2 नंबर पे। 1 नंबर पे गुहिया आ गई, 4 नंबर लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद आएगी साथियों बांडी। इसके बाद क्या आएगी? बांडी आएगी, 2 नंबर वाली ये हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सूकड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 3 नंबर पे सूकड़ी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सी आ जाएगी? जवाई आ जाएगी। 4 2 3 1 हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? पहले गुहिया आएगी, फिर बांडी आ जाएगी, फिर सूकड़ी आ जाएगी, फिर जवाई आ जाएगी।
इस प्रकार ये सुमेलित हो रहा है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग भी कहा जाता है? जंगल की आग किस पेड़ को कहा जाता है साथियों? आपको ध्यान आना चाहिए, जंगल की आग कहा जाता है पलास को। पलास को जंगल की आग कहा जाता है। पलास को जंगल की आग भी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दजिया चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया है, चिमाता और राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता ये क्या है कि एक प्रकार की स्थानांतरित जो कृषि की जाती है ना, कृषि की जाती है किन के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया और चिमाता कहा जाता है। भील जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है, भील जनजाति की कृषि को, दजिया और चिमाता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित नहीं है या सही सुमेलित नहीं है? अवस्थिति दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी स्थलाकृति है जो कि सही सुमेलित नहीं है साथियों। भाकर हम सभी को पता है कि पूर्वी सिरोही के अंदर है। गिरुआ आप सभी को पता होगा कि उदयपुर के अंदर हो जाएगा, और बुरहाट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के अंदर हो जाएगा। भाकर पूर्वी सिरोही के अंदर, गिरुआ उदयपुर के अंदर हो जाएगा, बुरहाट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य आ जाएगा। बुरहाट का पठार ध्यान रखना कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य हो जाएगा। और क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रामगढ़ पहाड़ी सुमेलित नहीं है। फिर 3 ऑप्शन सही हो गए तो चौथा ये गलत हो गया ना, तो ये सुमेलित नहीं है, रामगढ़ पहाड़ी सुमेलित यहाँ पर नहीं है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? पशुओं की नस्ल दे रखी है, सुमेलित नहीं है वो हमको यहाँ पर बतानी है साथियों। देखिए सोनाड़ी जो है, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, ये ठीक है। सांचौरी आप सभी को पता होगी गाय की नस्ल है। मेहसाना भैंस की नस्ल है। सोनाड़ी भेड़ की है, सांचौरी गाय की है, मेहसाना भैंस की है। लेकिन साथियों यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? खेरी नस्ल दे रखा है जो कि बकरी की नस्ल नहीं है। खेरी नस्ल जो है बकरी की नस्ल नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमको क्या है साथियों? सुमेलित करना है। संत दे रखे हैं और उनके संप्रदाय हमको दे रखे हैं। संत दे रखे हैं और उनके संप्रदाय हमको दे रखे हैं, और उनको सुमेलित करना है साथियों। रामानुज संप्रदाय हमको दे रखा है। रामानुज अगर दे रखा है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? रामानुज के अंदर इसमें से विशिष्टा द्वैत करेंगे। रामानुज के लिए क्या आ जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ, सी हो जाएगा। माधवाचार्य जी आ जाएंगे, तो माधवाचार्य जी के लिए हम क्या करेंगे? इसमें द्वैत आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर निम्बारक की बात करें, निम्बारक के अंदर आप क्या करोगे? निम्बारक के अंदर द्वैता द्वैत आ जाएगा। निम्बारक के अंदर क्या आ जाएगा? द्वैता द्वैत आ जाएगा। फिर बचा क्या? वल्लभाचार्य, उसमें क्या आ जाएगा? सुधा द्वैत आ जाएगा। सुधा द्वैत इसके अंदर आ जाएगा। सी डी बी ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले सी फिर डी फिर बी, और ये वाला ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, फिर से हमको सुमेलित करना है। पशु मेले और स्थान दे रखे हैं। पशु मेले दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। कौन सा मेला कहाँ कहाँ पर लगता है हमको बताना है। वीर तेजा जी का मेला, वीर तेजा जी का मेला आप सभी को पता होगा परबतसर के अंदर लगता है, यानी सी ऑप्शन हो गया। शिवरात्रि का मेला आप सभी को पता होना चाहिए कि भरतपुर के अंदर शिवरात्रि का मेला लगता है, यानी इसमें क्या लिख रखा है? 2 नंबर 3 नंबर लिख रहा है, तो पहले 3 नंबर कर दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए 2 नंबर कर दीजिए आप। चंद्रभागा मेला आप सभी को पता होगा झालरा पाटन के अंदर लगता है, यानी 4 नंबर हो जाएगा। और मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर के अंदर लगता है, 1 नंबर हो जाएगा। वीर तेजा जी का मेला आप सभी को पता हो गया परबतसर। शिवरात्रि का मेला भरतपुर के अंदर। चंद्रभागा झालरा पाटन। मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर के अंदर लगता है साथियों। तो 3 2 4 1 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 2 4 1 वाला, यानी 2 नंबर ऑप्शन ये आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। पर्यटन विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई आपको यहाँ पर बताना है। पर्यटन विभाग की स्थापना होती है 1956 के अंदर। कब होती है पर्यटन विभाग की स्थापना? 1956 के अंदर पर्यटन विभाग की स्थापना होती है साथियों। किस सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है साथियों। किसकी सिफारिश पे पूछ रहा है? आबू एवं देलवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया था। तहसील जो थी राजस्थान के अंदर उनका विलय कर दिया गया, राजस्थान के अंदर मिला दी गई। एक तो आपको ये ध्यान आना चाहिए, ये जो विलय हुआ ये चरण कौन सा है? इसमें अगर बात करें आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिलते हैं तो वो होता है 7वां चरण। 7वां चरण होता है, कब होता है ये? 1 नवंबर 1956 को होता है। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण होता है। आबू एवं देलवाड़ा क्षेत्र को मिला दिया जाता है।
इसके अंदर हमको क्या याद आना चाहिए, फजल अली आयोग ध्यान आना चाहिए। फजल अली आयोग की सिफारिश पर अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया, सुनील टप्पा क्षेत्र को मिलाया गया। आपको ध्यान आना चाहिए, अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र, सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान के अंदर विलय किया गया फजल अली आयोग की सिफारिश के ऊपर। गोकुल भाई बट मत कर देना। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि भीलों की बोली की संज्ञा कौन सी बोली को दी है? इसके लिए हम क्या टिक करेंगे, वागड़ी। वागड़ी बोली को जो है, वागड़ी बोली को जो है ग्रियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है। वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसके तहत भारत का पहला है साथियों। तो राजस्थान का भी प्रथम ही होगा ना, भारत का प्रथम है तो राजस्थान का प्रथम ऑटोमेटिक हो गया। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भालोजी जयपुर के अंदर। भालोजी जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। ये क्वेश्चन जो है RSSB ने ना इसको डिलीट किया हुआ है, पहले आपको ध्यान आना चाहिए ये डिलीट हुआ है। डिलीट होने का कारण हम डिस्कस कर लेंगे और राइट आंसर क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम हमको बताना है। बढ़ता क्रम यानी साथियों पहले थोड़ा उससे छोटा है फिर बड़ा है, इस प्रकार यानी 5, 10, 15 इस प्रकार बढ़ते जाना है हमको, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें ना, आपको एक चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि जो जिले क्रम है जनसंख्या के आधार पर उनको हम देखें तो पहले आता है जैसलमेर, जैसलमेर आता है। उसके बाद आएगा आपको प्रतापगढ़ आएगा, और प्रतापगढ़ के बाद साथियों क्या आएगा? सिरोही आएगा। ये क्रम इस प्रकार आता है, पहले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, इस प्रकार का ये क्रम होगा। अब ये डिलीट क्यों हुआ? आप देख रहे हो कि जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही तो दे रखा है, लेकिन साथियों आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कीजिए, ये नोट कीजिए। ये क्या होता है कि जिस प्रकार जिस तरफ ये खुला होता है ना वो वाला बड़ा होता है, मान लीजिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। जिस तरफ ये बंद होता है ना वो छोटा, जिस तरफ खुला है वो बड़ा। यानी अगर इसको इस तरह कर देते ना तो ये होता छोटा और ये बड़ा हो जाता, ये ध्यान रखना बात। तो यहाँ पर जब जैसलमेर को बड़ा बता दिया ना, इस तरह ये क्रम उल्टा हो गया। अगर फिर इसको यहाँ से देखें तो ये सिरोही, प्रतापगढ़ तो क्रम तो सही है, लेकिन ये देखो सिरोही का ज़्यादा है जनसंख्या, फिर यहाँ पे थोड़ी कम हो रही है, फिर ये तो घटता क्रम हो गया ना। यानी इस क्वेश्चन का कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, उस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। मैंने आपको बता दिया है कि पहले वैसे अगर इसमें ना हम यहाँ पर कोमा यूज़ कर लेते हैं, ये कोमा यूज़ कर दो एक बार यहाँ पर, तो जैसलमेर हो जाएगा पहले, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। ये ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये डिलीट इस कारण हो गया। क्वेश्चन अच्छा था, अगर इसमें एक क्रम ये सही दे देता ना तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है किस जिले में? मई और जून के अंदर चलती है सर्वाधिक धूल भरी आंधियां। धूल भरी आंधियों का नाम लेते ही मई जून में आपको एक पॉइंट ध्यान आना चाहिए, गंगानगर का नाम ध्यान आना चाहिए। गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आंधियां चलती है, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आंधियां चलती है मई और जून के महीने में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप जो कि उसका प्रकार नहीं है? राजस्थान के अंदर एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है हमको, मतलब एक बालू का स्तूप नहीं दे रखा है और वो बाकी के सभी जो है बालू का स्तूप है साथियों। इसमें आपको ध्यान आना चाहिए बरखान बालू का स्तूप है, आप सभी को पता है बरखान तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सिर्फ ध्यान आना चाहिए बालू का स्तूप है, पैराबोलिक भी बालू का स्तूप है, लेकिन ये थली बालू का स्तूप नहीं है, थली नहीं है साथियों। ये लूणी का जो अपवा क्षेत्र है ना वहाँ पर इसको पश्चिमी क्षेत्र के भाग को थली कहा जाता है। लूणी का भाव क्षेत्र है उसके पश्चिमी क्षेत्र को थली कहा जाता है, ये आपको ध्यान आना चाहिए। तो ये एक बालू का स्तूप का प्रकार यहाँ पर थली नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रख दिया है? उद्योग विभाग का नाम बदल दिया है राजस्थान सरकार ने, अब नया नाम क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है उद्योग विभाग का नया नाम है, राजस्थान सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? प्रति 1000 पर पूछा गया, बड़ा कितने से है? आपको ध्यान आना चाहिए 24। प्रति 1000 महिलाएं जो है पुरुष जो है उनके पीछे 24 महिलाएं और बढ़ गई हैं, तो 24 से ये बड़ा है साथियों। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी, नगरीय क्षेत्रों का पूछा तो नगरीय क्षेत्रों का भी ध्यान देना है। कौन सा पूछ रहा है ये आपको ध्यान साथ में रखना है साथियों। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 के अंदर
मेरवाड़ा बटालियन का गठन गठन होता है और उसका मुख्यालय होता है साथियों बयावर। कहाँ पर होता है? 1822 के अंदर। ये पॉइंट ना आप एक बार नोटबुक में है ना अपनी नोट डाउन जरूर कर लें। जहाँ पर आपने 1857 की क्रांति लिखी है वहाँ पे इसको लिख लें। 1822 के अंदर ये पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय पूछ लिया तो इस प्रकार पूछेंगे कि उसका गठन कब हुआ, तो 1822 के अंदर हुआ। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय और बयावर के अंदर है। इसके बाद आपको एरिनपुरा के अंदर आपको ध्यान आना चाहिए जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है, वो ध्यान आना चाहिए। ये स्थापना कब होती है साथियों? 1835 के अंदर हो रही है। ये स्थापना भी ध्यान आना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रणी महिला चित्रकार थी? कमला इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार रही हैं? इसके लिए क्या राइट रहेगा? नाथ द्वारा। क्या राइट हो जाएगा साथियों? नाथ द्वारा इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले हम जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था, कुछ साथियों के जवाब भी आए हैं, उसके अंदर आपने प्रयास किया, बहुत ही अच्छा है। कुछ साथियों ने उसको इंडिया के सापेक्ष बता दिया है। तो इंडिया के सापेक्ष का तो ऐसा है कि वो आप चेक कर लेना एक बार अपने स्तर पर भी इंडिया का क्या रहेगा। हमने आपसे राजस्थान के सापेक्ष पूछा था। राजस्थान के सापेक्ष अगर हम बात करें, हम राजस्थान के सापेक्ष इसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंडिया के सापेक्ष आप एक बार उसको कन्फर्म चेक कर लेना। इंडिया का इतना मेरे को उसमें नॉलेज नहीं है कि क्या रहने वाला है, वो आप एक बार अपने स्तर पर इसको चेक कर लेना। हाँ, राजस्थान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका आंसर सही रहेगा। साथियों, दो रियासतों के मध्य होने वाला राजस्थान के अंदर, मतलब इसके बाद युद्ध तो हुए हैं लेकिन रियासतों के मध्य नहीं हुए हैं। ये बात यहाँ पर आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। उसके अंदर जो मैंने युद्ध का नाम आपको क्या ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं बासन पीर बोल दो, या उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वासनपी बोला जाता है। युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? बासनपीर या वसनपी का युद्ध होता है साथियों। दो रियासतें कौन कौन सी होती है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर रियासतों का नाम अगर हम देखें तो इसके अंदर रियासत आएगी बीकानेर और इसके अंदर आएगी जैसलमेर। ये वासनपीर मतलब जो युद्ध है ना, उसमें एक साइड तो जैसलमेर का राजा हो जाएगा, एक साइड बीकानेर का हो जाएगा। बीकानेर जैसलमेर के राजा हो जाएंगे। कौन कौन से राजा होंगे? तो बीकानेर का तो होता है साथियों रतन सिंह। कौन होता है? रतन सिंह होता है। और जैसलमेर का होता है गज सिंह। यानी ये दो रियासतें हैं, आप इनका युद्ध एक साथ हो रहा है, जिनको हम बासनपीर या वासनपी का युद्ध कहते हैं। बीकानेर में तो रतन सिंह होता है, जैसलमेर का गज सिंह होता है। इनके मध्य ये युद्ध होता है। ये रतन सिंह कौन है इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रतन सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार? एक तो आपको ध्यान आना चाहिए 1836-37 के मध्य है। ये क्या है? गया बिहार के अंदर कन्यावध पर रोक लगाते हैं। कन्यावध पर रोक लगाते हैं यानी रोकने का प्रयास करते हैं कन्यावध। एक बात तो ये हो गई। और ये रतन सिंह वही हैं जिनके दरबार में दयालदास जी होते हैं। दयालदास जी का नाम लेते थे आपको ध्यान आ ही जाना चाहिए। एक उसका कालक्रम अगर रतन सिंह का देखोगे ना तो 1828 से 51 का है। 51 का ही मानो, 1828 से 51 का हो जाएगा। और जो हमने बासनपीर का युद्ध देखा है ना, वो कब हो रहा है? 1829 के अंदर। बासनपीर का युद्ध हो रहा है 1829 के अंदर। एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर ये और बता दिया है। तो दयालदास जी की के द्वारा ना बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना, जो दयालदास जी हैं किसके दरबारी थे? तो रतन सिंह जी हो जाएंगे। और रतन सिंह जी का नाम लेते ही आपको बासनपीर या वासनपी का युद्ध ध्यान आना चाहिए, जो कि 1829 में उनके द्वारा बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात दयालदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि रतन सिंह के दरबारी थे। आपका आज का ये तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन था वो हो गया साथियों। इसमें आपको आज का क्वेश्चन ये बताना है, एरिनपुरा छावनी जो होती है उसके अंदर जो इसके विद्रोही होते हैं, एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोही होते हैं किसके, यानी आपको नाम बताना है किसके नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसका है ऐसा आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, टाइप करने का प्रयास कीजिए। जो साथी प्रयास करते हैं बहुत अच्छी बात है। एक बार आप इसको फिर गूगल सर्च कर देख लेना, फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर इसका देने का प्रयास करना। एरिनपुरा छावनी जो होती है
उसके विद्रोही किसके नेतृत्व में दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे फिर ध्यान से क्वेश्चन को सुन लेना। एरनपुरा छावनी के विद्रोही किसके नेतृत्व में जाने का प्रयास, दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। मतलब दिल्ली जब जाते हैं उनका नेतृत्व कौन करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। एरनपुरा छावनी के बारे में मैंने ये आपसे पूछा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। मिर्जाई, दुतई और डंगला किस के प्रकार हैं। मिर्ताई, दुतई, डंगला किस के प्रकार हैं साथियों। इसके लिए क्या राइट हो जाएगा, अंगरखी के प्रकार हैं। कौन कौन से, मिर्ताई, दुतई, डंगला। मिर्जाई, दुतई, डंगला जो है अंगरखी के प्रकार हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट कर कर हमें बताएं। आपको मैंने फ्लैगशिप योजनाओं को कह दिया कि आप फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ लेना। उसको हम संडे के लिए हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन वो लेकर आने हैं 50+, वो भी आप आराम से फ्लैगशिप योजनाएं जरूर पढ़ लेना साथियों। फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में भी अच्छा रहेगा, और जो एक बार जब आप टॉपिक पढ़ लेते हो फिर क्वेश्चन करोगे तो आपका क्लियर भी टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हो ताकि आपका गलत ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।